everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In the previous video of alkali metals, we discussed about the hydration energy and the reducing nature of alkali metals. उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. In this video of alkali metals, we will discuss about the density and identification of alkali metals. Let's get started. Let's start with the density of alkali metals. तो डेंसिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. तो सबसे पहले व्हाट इज एटॉमिक मास? केमिस्ट्री में हम एटॉमिक मास और वेट को एक ही कंसिडर करते हैं. तो एटॉमिक मास, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है तो इन द पीरियोडिक टेबल हम ये देखेंगे कि एलिमेंट के जस्ट बिलो उसका एटॉमिक नंबर लिखा होता है and just above atomic mass लिखा होता है. Now what is atomic mass? Atomic mass is the sum of number of protons and number of neutrons. Because हमारे पास mass number होता क्या है? mass of nucleus, और nucleus में हमारे पास क्या होते हैं? सिर्फ protons और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं. तो ये तो हो गया हमारा जनरल एटॉमिक मास. अब अगर हम यहाँ पे अल्कलाई मेटल्स के एटॉमिक मासेस की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, सोडियम इज 22.9, पोटेशियम 39.1, रुबीडियम 85.4, सीजियम 132. दैट इज व्हेन वी आर मूविंग डाउन इन अ ग्रुप. जब हम एक ग्रुप में नीचे की ओर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास एटॉमिक मासेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहा है. द मास इज इंक्रीजिंग. नाउ वी टॉक अबाउट द एटॉमिक वॉल्यूम. जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हमने ये किया था कि एज वी मूव डाउन इन अ पीरियोडिक टेबल इन अ ग्रुप, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारे पास साइज जो है दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज द वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो यहां से हमारे पास दो बातें आई. पहली बात कि हमारे पास मास इंक्रीज कर रहा है, एंड सेकंड बात कि हमारे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है. अब क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स हमारे पास इंक्रीज कर रहे हैं, तो इन दोनों फैक्टर में से जो भी फैक्टर हमारे पास डोमिनेट कर जाएगा दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द डेंसिटी. अब यहाँ पे हमारा जो मास फैक्टर है ये हमारे पास डोमिनेट कर जाता है. तो जो हमारे पास यहाँ पे मास का ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर हमारे पास डेंसिटी का होगा. तो मास का ऑर्डर है हमारे पास सबसे ज्यादा मास सीजियम का, सबसे कम लिथियम का. तो सेम ऑर्डर हम यहाँ पे डेंसिटी का लिख देंगे. मिनिमम डेंसिटी लिथियम एंड मैक्सिमम डेंसिटी सीजियम. बट ये तब तक है जब तक वी हैव हाफ नॉलेज. अब यहां पे क्या है? दिस इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड. द एक्चुअल ट्रेंड इज नॉट द सेम. अब यहां पे है क्या? यहां पे एक हमारे पास कंसेप्ट है. इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम बात करते हैं आइस की. अब आइस क्या है? आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. ओके. अब क्योंकि ये वाटर की सॉलिड फॉर्म है तो इसकी डेंसिटी हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए वाटर से, और वाटर में डूब जानी चाहिए. बट एक्चुअल में क्या होता है? आइस फ्लोट्स ओवर वाटर. तो इसका क्या रीजन होता है कि जो आइस होती है इट हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर. केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण उसमें एम्प्टी वॉइड्स होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जो उसकी डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, और इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है. कहने का मतलब अगर हमारे पास किसी भी चीज में एम्प्टी स्पेसेस हैं तो उसकी डेंसिटी हमारे पास कम हो जाएगी. अब यहाँ पे मैं सोडियम और पोटेशियम का केस ले रही हूं. सबसे पहले हम सोडियम और पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं. योर सोडियम इज 11 एंड पोटेशियम इज 19. सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गई 11, 2 4 10 11. एंड नाउ हम पोटेशियम की लिखते हैं. दिस इज योर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1.
तो अगर हम यहाँ पे एग्जामिन करें, सी फर्स्ट शेल में जब हमारे पास क्वांटम नंबर 1 है तो हमारे पास एक ही सब शेल होगी, दैट इज 1s। उसके बाद अगर हमारे पास 2 है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हमारे पास 2 शेल्स होंगी s एंड p। और अगर हमारे पास 3 शेल्स हैं जिसका क्वांटम नंबर 3 है, तो उसमें हमारे पास 3 शेल्स होंगी, s भी, p भी और d भी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो थर्ड शेल है ये 3s है, 3s के बाद यहाँ पे 3p आएगा, 3p के बाद यहाँ पर हमारे पास 3d आएगा। मींस ये जो सब शेल्स हैं ये अभी वेकेंट हैं, बिकॉज इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने इनर ऑर्बिटल्स में, इनर शेल्स में अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल हमने फिलिंग कर दी। अब अगर हम पोटेशियम के केस में देखें, यहां तक तो ठीक है, हमारी 3p6 तक हमने सारी फिलिंग कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास 3d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, बट क्योंकि अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास 4s की एनर्जी लो होती है, इसीलिए 4s की हमारे पास फिलिंग पहले हुई और 3d की फिलिंग हमारे पास बाद में हुई। तो यहाँ पे हमारे पास 3d की फिलिंग तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन थे हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3d ऑर्बिटल है 3d0, ये हमारे पास वेकेंट रह जाता है, दैट इज एम्प्टी ऑर्बिटल। यहाँ पे ये जो 3d ऑर्बिटल होना चाहिए था ये यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसकी फिलिंग यहाँ पे बाद में होनी थी, बट क्योंकि ये शेल में तो एग्जिस्ट करता ही है, इसीलिए यहाँ पे ये एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर रहा है। और इस एम्प्टी स्पेस होने के कारण इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जैसे हमने अभी अभी आइस में किया। तो द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम कम्स आउट टू बी less than that of sodium. Density of potassium comes out to be less than that of sodium just because यहाँ पे इसके पास empty d orbitals present हैं। तो this is our actual order. Okay, this is all about density. अब हम करते हैं अल्कलाई मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन। अगर हम अल्कलाई मेटल्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हमें नहीं पता, अगर हमारे पास लैब में हमें दिया हुआ है और हमें नहीं पता कि उसमें कौन कौन सा हमारे पास मेटल है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम बंसन बर्नर लेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मेटल है, हम एक थिन वायर लूप लेंगे, हम उस मेटल में उसको डिप करेंगे, थोड़ा सा मेटल उसके साथ स्टिक हो जाएगा और उसको हम बंसन बर्नर के ब्लू फ्लेम में बर्न करेंगे। हमने क्या किया है, बंसन बर्नर लिया है, यहां पे अगर इसका ब्लू फ्लेम है तो इसमें हम बर्न करेंगे यहां पर अपने मेटल को, जो क्या है एक थिन वायर से स्टिक करके हमने लिया है, एक थिन कॉइल से हमने यहाँ पे स्टिक करके मेटल को लिया है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आएगा हर मेटल के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, सी जब तक हमने एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट इसको नहीं दी, तब तक हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ग्राउंड स्टेट में पड़ा है। अब एक ही हमारे पास मेटल या एलिमेंट के पास हमारे पास कोई ना कोई एक्साइटेड स्टेट भी होती है। पहले द इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट, एज सुन एज वी प्रोवाइडेड सम एनर्जी, अगर हम इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जा पाए तो ये चला जाएगा। यहाँ पे हमने बंसन बर्नर से इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उठा और अपनी एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। नाउ the ground states are always stable and excited states are always unstable. तो अब नो डाउट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है, बट नाउ ये क्या चाहता है कि ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आके स्टेबल हो जाए। तो क्या होगा, जैसे ही हम बंसन बर्नर के फ्लेम को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास यहां से ये जो एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स थे दे कम टू द ग्राउंड स्टेट बैक, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ गए। जितनी भी एनर्जी इन्होंने यहां से एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी इन्होंने यहाँ पे रिलीज कर दी। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें एनर्जी, मान लेते हैं हम यहाँ पे इन्होंने एनर्जी ली जिसका फॉर्मूला क्या होता है
h mu, where h is Planck's constant and mu is your frequency. तो इस फ्लेम टेस्ट के बेसिस पे हमारे पास अल्कलाइन मेटल्स के जो कलर्स निकल के आते हैं दे आर एज फॉलोज. सो लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम का फ्लेम आता है गोल्डन येलो, पोटेशियम इज वायलेट, रुबीडियम इज रेड वायलेट, सीजियम के फ्लेम का कलर आता है हमारे पास वायलेट ब्लू. तो बेसिकली हमारे पास ये जो तीनों मेटल्स हैं पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, इन सब के जो कलर कैरेक्टरिस्टिक रेंज है दैट इज योर वायलेट कलर. ओके, अब अगर हम यहां पे बात करें, ये कलर्स हमारे पास सारे के सारे हमारे विबग्योर स्पेक्ट्रा में लाई करते हैं. विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. नाउ इसमें हमारे पास क्या होता है, एज वी मूव फ्रॉम वायलेट टू रेड हमारे पास वेवलेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग. वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग एंड क्रिम्सन यहां पे हमारे पास कलर शो कर रहा है रेड. मींस क्रिम्सन हम जो लिथियम है वो हमारे पास कलर शो कर रहा है क्रिम्सन रेड. मींस हमारे पास जो लिथियम है वो हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ हमें लिथियम की मिल रही है एंड मिनिमम वेवलेंथ हमें सीजियम की मिल रही है. ओके, तो यहां से अगर हम वेवलेंथ को ऑर्डर लिखें तो ये क्या हो जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम. नाउ वी नो mu is equal to c upon lambda, where c is the velocity of light, lambda is wavelength and mu is frequency. Means frequency and wavelength are inversely proportional. और inversely proportional का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज हमारे पास कम हो रही है. तो यहां पे हमारे पास वेवलेंथ का ऑर्डर अगर ये है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा. तो द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सीजियम की सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सीजियम की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, एंड लिथियम की सबसे कम फ्रीक्वेंसी. दिस इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ वी नो E इज इक्वल टू एच म्यू. H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज फ्रीक्वेंसी. तो एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी. मीन्स अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो हमारे पास एनर्जी भी ज्यादा. तो अगर फ्रीक्वेंसी का हमारे पास ये ऑर्डर है तो एनर्जी का भी हमारे पास क्या ऑर्डर होगा, सेम. तो जो मैक्सिमम एनर्जी है दैट इज इन द केस ऑफ सीजियम एंड मिनिमम एनर्जी इज इन द केस ऑफ लिथियम. ये हम इनके कलर से भी डिसाइड कर सकते हैं. जो हमारे पास जो लिथियम है दैट इज कमिंग इन द रेड रेंज एंड रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम एनर्जी, और ये तीनों हमारे पास वायलेट रेंज में लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी देंगे. एंड गोल्डन येलो कम्स इन between both of them, that is your sodium. So this was about the identification of alkali metals.